जय हिंद। नमस्कार, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सभी अच्छे हैं और आप सबों की प्रिपरेशन बहुत अच्छे तरीके से हो रही है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में 17 अप्रैल 2025 से संबंधित करंट अफेयर्स के प्रश्नों को आप देखेंगे, जिसमें बिहार राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय तीनों घटनाओं का संग्रह होगा। और हमेशा की तरह तमाम जानकारी मैं यहाँ पर आपको विस्तृत तौर पर देने वाला हूँ, तो पूरे वीडियो को आप सभी को ध्यानपूर्वक देखना है। सेशन की शुरुआत करते हैं उससे पहले दरअसल पिछले वीडियो में एक प्रश्न हमने आपसे पूछा था। ये प्रश्न था कि पुलिस सुरक्षा श्रेणी में किस राज्य के पुलिस पोर्टल को हाल ही में स्कॉच पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। इसका राइट आंसर था विकल्प नंबर डी, यानी कि उत्तर प्रदेश। अच्छा, स्कॉच पुरस्कार के बारे में कई सारी जानकारी और भी हमने पिछले वीडियो में आपको दिया है। कई सारे कैटेगरी में जो राज्यों को ये पुरस्कार मिला है वो चीज़ें आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। सभी चीज़ों का आपको ध्यान रखना है और हमने आपसे आग्रह किया था कि डेली बेसिस पर इस सीरीज के वीडियोज को आपको फॉलो करना है। आप बिहार भी किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन में लगे हैं, ये सीरीज आपके लिए बहुत एकदम लाभदायक साबित होने वाला है। तो एकदम पूरी निरंतरता के साथ रोजाना आपको देखना है। चलिए सेशन की शुरुआत करते हैं आज की इस वीडियो के पहले प्रश्न से। ये पहला प्रश्न है कि केंद्र सरकार की हालिया जारी एक रिपोर्ट के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा राज्य सरकारी अस्पतालों में मरीजों को मुफ्त दवा उपलब्ध कराने के मामले में अव्वल रहा है। ये नवीनतम रिपोर्ट अभी हाल ही में आई है और ऐसे में इसका राइट आंसर है अपना बिहार। विकल्प नंबर ए इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। अच्छा, यहाँ पर आपको बता दूं ये लगातार 5वीं बार है जब बिहार इसमें अव्वल रहा है। ये चीज़ें अभी आपके बीच यहाँ पर है, पॉइंट को एक एक करके देखिए। देखिए, केंद्र सरकार की ड्रग एंड वैक्सीन डिस्ट्रीब्यूशन मैनेजमेंट सिस्टम पोर्टल की हालिया आंकड़ों के अनुसार बिहार लगातार 5वीं बार देश में दवा आपूर्ति और वितरण के क्षेत्र में पहले स्थान पर बना हुआ है। दरअसल यहाँ पर बात हो रही है राज्य में जो सरकारी अस्पताल संचालित हो रहे हैं उसकी। तो इस मामले में बिहार लगातार 5वीं बार है जो अभी हाल ही में अप्रैल 2025 में ये खास करके शीर्ष पर बना हुआ है। ये नवीनतम रिपोर्ट में इस चीज़ का खुलासा हुआ है। अच्छा, यहाँ पर आपको ध्यान ये भी रखना है कि कैबिनेट मंजूरी या फिर कैबिनेट की मंजूरी के बाद राज्य में मुफ्त दवा वितरण या फिर मुफ्त दवा नीति की जो शुरुआत हुई थी ये 1 जुलाई 2006 को हुई थी, जिस वजह से इस पर आपको ध्यान केंद्रित करना है। तो इसकी शुरुआत हुई थी 1 जुलाई 2006 में। हालांकि उस समय मुफ्त दवा नीति में आपको ध्यान रखना है कि सिर्फ 47 प्रकार की औषधियां ही उपलब्ध थी जो फ्री में सरकारी अस्पताल में दवाई उपलब्ध कराई जाती है। तो ऐसे में बिहार में इस नीति के तहत कुल मिला के 47 प्रकार के यानी कि 47 टाइप के मेडिसिन जो थे वो उपलब्ध थे। लेकिन 2025 के नवीनतम आंकड़ों के अनुसार बिहार देश में सबसे अधिक 611 प्रकार की औषधियां मरीज को मुफ्त उपलब्ध कराने वाला राज्य बन चुका है, जो कि किसी भी राज्य की तुलना करें तो बिहार सबसे अधिक है, जहां पर 611 प्रकार की दवाएं उपलब्ध कराई जाती है मुफ्त में। तो ये चीज़ ध्यान रखिए, इस मामले में बिहार पहले स्थान पर है, जबकि राजस्थान जो है मुफ्त दवाई उपलब्ध कराने के मामले में दूसरे स्थान पर है। हालांकि कुछ समय पहले राजस्थान इसमें शीर्ष पर था, लेकिन अब कुछ समय से इसमें बिहार एकदम अव्वल है। अच्छा, कुछ बातें और भी है, जैसे कि अगर हम बात करें अभी हाल ही में एक दो पॉइंट की जो खास करके हमने जानकारी भी आपको दिया था कि जल शक्ति मंत्रालय के तहत पेयजल और स्वच्छता विभाग ने 8 से लेकर 23 अप्रैल 2025 तक पोषण पखवाड़ा अभियान का 7वां संस्करण आयोजित किया है। पोषण पखवाड़ा अभियान का ये 7वां एडिशन है जो अभी हाल ही में आयोजित हुआ है। आपको ये भी ध्यान रखना इस वर्ष का इसका थीम क्या है इस अभियान का, तो शुद्ध जल और स्वच्छता से स्वस्थ बचपन, ये 2025 का पोषण पखवाड़ा का जो खास करके निर्धारित थीम है या फिर विषय है। अच्छा, यहाँ पर एक जानकारी और भी हम आपको देने वाले हैं अगले प्रश्न में। जैसे यहाँ पर पोषण पखवाड़ा की बात हो रही है तो परिवार नियोजन पखवाड़ा को लेकर एक जानकारी नेक्स्ट प्रश्न में देखेंगे। फिलहाल उससे पहले ये ध्यान आप लोग रखें कि वर्तमान में बिहार के जो स्वास्थ्य मंत्री ये हैं मंगल पांडे। हालांकि मंगल पांडे बिहार के कृषि मंत्री भी हैं इस समय। तो ये अगर आपसे कोई पूछे तो झट से आपको आंसर करना है कि बिहार के स्वास्थ्य और खास करके जो कृषि मंत्री हैं वो मंगल पांडे हैं। अच्छा, वहीं पर जो केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हैं ये है जेपी नड्डा। चलिए, अब यहाँ पर हम आ चुके हैं दूसरे प्रश्न पे। ये प्रश्न है कि बिहार स्वास्थ्य विभाग द्वारा हालिया जारी आंकड़ों के अनुसार कौन सा जिला कंडोम के वितरण में राज्य में शीर्ष पर रहा, यानी कि जो निरोध होता है उसके वितरण में शीर्ष पर रहा है। ये नवीनतम डेटा है बिहार स्वास्थ्य विभाग की और ऐसे में बिहार का भागलपुर जिला इसमें अव्वल रहा है। आइए इसको लेकर तमाम बातों को देखते हैं, समझते हैं। देखिए, बिहार में हाल ही में 17 से 29 मार्च 2025 तक
यानी आपको यहाँ पर ध्यान रखना है, इस अवधि में परिवार नियोजन पखवाड़े का आयोजन किया गया था और इस दौरान कंडोम वितरण में भागलपुर जिला राज्य में शीर्ष पर रहा है। जो परिवार नियोजन पखवाड़ा का आयोजन किया गया इस अवधि में, तो ऐसे में राज्य में कई जिलों में या फिर बोल सकते हैं पूरे राज्य में कंडोम वितरण का एक लक्ष्य लिया गया था और यहीं पर यह डेटा सामने आता है कि इस मामले में भागलपुर जो है ये पूरे बिहार में अव्वल रहा है। हालांकि कुछ बातें यहाँ पर आप देख रहे हैं, आंकड़ों की अगर हम बात करें तो दरअसल पूरे राज्य में 46,84,350 कंडोम बांटने का लक्ष्य था इसे परिवार नियोजन पखवाड़े के दौरान। लेकिन यहाँ पर आपको ये ध्यान रखना है कि जिसमें से 32,66,534 कंडोम बांटे गए, ये आधिकारिक डेटा है जो कि आपको ध्यान रखना लगभग 70% होता है। लेकिन वहीं पर दूसरी ओर अगर हम भागलपुर की बात करें तो भागलपुर में जो लक्ष्य था कंडोम वितरण का ये लगभग 1,21,000 के आसपास था, जो कि इस लक्ष्य के अनुरूप अगर हम देखें तो तकरीबन इससे बहुत अधिक 2,50,000 से अधिक कंडोम यहाँ पर बांटे गए, जो कि यहाँ पर आपको ध्यान रखना भागलपुर के दृष्टिकोण से जो कि 206% से अधिक की उपलब्धि दर्ज मतलब यहाँ पर हुई है भागलपुर के नाम। तो इस शानदार प्रदर्शन ने भागलपुर को बिहार का पहला स्थान दिलाया है इस परिवार नियोजन पखवाड़े के तहत जो कंडोम का वितरण किया गया उसमें, यानी कि भागलपुर इसमें शीर्ष पर है। उसके बाद इस मामले में मुंगेर द्वितीय स्थान पर, फिर पूर्वी चंपारण तृतीय, फिर चतुर्थ व पंचम स्थान पर क्रमशः लखीसराय व जहानाबाद है। ये चीजें इंपॉर्टेंट यहाँ पर आपके लिए है। अच्छा, एक जानकारी मैं आपको यहाँ पर और देने वाला हूँ इसी रिपोर्ट से संबंधित। दरअसल यहाँ पर परिवार नियोजन पखवाड़े की बात हो रही है, तो परिवार नियोजन जो प्रणाली है या फिर परिवार नियोजन क्या होता है, आई होप ये समझते हैं। दरअसल यहाँ पर एक टैगलाइन भी लिखा हुआ है कि एक सार्थक कल की शुरुआत परिवार नियोजन के साथ। ठीक है, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, परिवार नियोजन पखवाड़े के बारे में ये तमाम चीजें तो आप देख चुके हैं, लेकिन यहाँ पर एक डेटा ये भी कहती है कि हालांकि पुरुष और महिला नसबंदी के मामले में भागलपुर जो है ये काफी पीछे है। भले ही परिवार नियोजन के मामले में जो कंडोम वितरण हुआ भागलपुर में सर्वाधिक हुआ, लेकिन बावजूद इसके यहाँ पर ये देखने को मिला है कि भागलपुर में पुरुष और महिला वर्ग में देखें दोनों वर्गों में जो खास करके नसबंदी की बात अगर हम करें तो इस मामले में काफी पीछे है। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, अगर हम बात करें यहाँ पर पुरुष नसबंदी में शीर्ष जिला की, तो शेखपुरा इसमें शीर्ष पर है इस समय बिहार में। उसके बाद वैशाली, अरवल, बांका और नवादा है। महिला नसबंदी में शीर्ष जिला पश्चिमी चंपारण है, उसके बाद मधेपुरा, अररिया, बांका और वैशाली है। तो फिलहाल ये चीजें यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट ये डेटा है, एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। चलिए अब चलते हैं अगले तीसरे प्रश्न पे। देखिए प्रश्न है कि हालिया आई एक रिपोर्ट के अनुसार किस देश की जनसंख्या में लगातार 14वें साल गिरावट दर्ज की गई है। अच्छा, यहाँ पर स्वास्थ्य की बात हो रही, तो अभी हमने आपको बताया था कि बिहार के स्वास्थ्य मंत्री व कृषि मंत्री हैं मंगल पांडे, ये ध्यान रखिएगा। अच्छा, यहाँ पर 14वें साल जो गिरावट देखी गई है किस मतलब देश में या फिर किस देश की जनसंख्या में, तो राइट आंसर है विकल्प नंबर बी नहीं बल्कि ए, अर्थात जापान की जनसंख्या में। अब आपको यहाँ पर बता दूं कि जापान आंतरिक मामलों और संचार मंत्रालय द्वारा हालिया जारी आंकड़ों के अनुसार 1 अक्टूबर 2024 तक जापान की जो कुल जनसंख्या थी वो 123.802 बिलियन थी, जो कि पिछले वर्ष की तुलना में 5,50,000 कम है। मतलब जो पिछला डेटा है उसकी तुलना करें तो तकरीबन इतना इसमें डिफरेंस देखने को मिलता है। और ऐसे में अभी ये चीज़ें बहुत ज़्यादा खबरों में है पूरी दुनिया में, क्योंकि यहाँ पर इस रिपोर्ट की हम बात करें तो ये लगातार अगर हम देखें तो ये 14वां वर्ष है और आपको ध्यान रखना है कि ये 14वां वर्ष लगातार है जब जापान की जनसंख्या में इसमें गिरावट देखी गई है या फिर गिरावट दर्ज किया गया है। और इसके पीछे का जो मूल रीजन है, जो एकदम एग्जैक्ट इसका जो रीजन है, कारण है, यहाँ पर वो लिखा गया कि इस गिरावट के मुख्य कारणों में कम जन्म दर, जापान में जो खास करके कम जन्म दर है वो एक रीजन है, बढ़ती मृत्यु दर ये एक प्रकार से दूसरा रीजन है, साथ ही साथ उत्प्रवास यानी कि लोग जापान से रोजगार और बेहतर जीवन के अवसरों की तलाश में अन्य देशों की ओर पलायन कर रहे हैं। तो ये 3 मुख्य रीजन है जहां पर मतलब ये इंडिकेट ये करता है कि जापान में जो जनसंख्या गिरावट देखने को मिला है ये इसका मतलब रीजन हो सकता है। ठीक है, ये चीज़ें आई होप यहाँ पर क्लियर है। अगर आपसे कोई पूछे भी एग्जाम में पूछा जाए कि वो रीजन क्या है जो यहाँ पर लगातार ये गिरावट देखने को मिल रहा है, तो ये जरूर आंसर कीजिएगा। अब आगे बढ़ते हैं। आपको बता दूं दरअसल भारत की भी जनसंख्या में एक बार ऋणात्मक वृद्धि देखने को मिला है, यानी कि जनसंख्या में कमी आई थी।
यहाँ पर वही चीज़ें हमने लिखा है और बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से आपके एग्जाम में ऑलरेडी प्रश्न पहले पूछा जा चुका है। ध्यान से देखिएगा कि भारत की जनसंख्या में ऋणात्मक वृद्धि 1911 से 21 के दशक में दर्ज की गई थी। इस अवधि में जनसंख्या में 0.31% की ऋणात्मक वृद्धि देखने को मिला था, यानी कि 0.31% की गिरावट आई थी। ये आंकड़े आपको ध्यान रखना है। और आपको बता दूं कि एक कमी का जो कारण था, दरअसल उस समय प्लेग और मलेरिया जैसी बीमारी जो खास करके थी महामारी घोषित हुआ था और इस वजह से इसमें गिरावट देखने को मिला था। और यह वर्ष 1921 में जो खास करके जनगणना हुआ था, तो यह जनसंख्या विभाजन का वर्ष भी कहा जाता है। तो ये चीज़ें इंपॉर्टेंट है, दरअसल यही पूछा भी गया था एग्जाम में। और यह एकमात्र जनगणना वर्ष था जब जनसंख्या वृद्धि में कमी आई थी, भारत के दृष्टिकोण से देखें तो फिलहाल यहाँ पर इस प्रश्न से हमें इतनी महत्वपूर्ण जानकारी मिलती है। अब आते हैं अगले प्रश्न पे। देखिए अगला प्रश्न है, वर्चोल दलित साहित्य पुरस्कार 2025 से हाल ही में निम्नलिखित में से किसे सम्मानित किया गया है। देखिए ये पुरस्कार से अभी हाल ही में सम्मानित किया गया पी शिवकामी, यानी कि विकल्प नंबर ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। आप इन्हें यहाँ पर तस्वीर में देख सकते हैं। हाल ही में 13 अप्रैल 2025 को प्रसिद्ध लेखक, सेवानिवृत्त आईएएस अधिकारी व सामाजिक कार्यकर्ता पी शिवकामी को चेन्नई में नीलम संस्कृति केंद्र द्वारा वर्चुअल दलित साहित्य पुरस्कार से सम्मानित किया गया। ये एक प्रकार का साहित्य पुरस्कार है जो अभी हाल ही में तमिलनाडु की पी शिवकामी को दिया गया है। तो फिलहाल इतनी ही जानकारी इनसे संबंधित है जो कि आपको ध्यान रखना है, जो कि तमिलनाडु की है और अभी हाल ही में ये सम्मानित भी है। अच्छा, बात हो रही है यहाँ पर साहित्य पुरस्कार की, तो ऐसे में साहित्य अकादमी के बारे में आपको जानना चाहिए। साहित्य अकादमी पुरस्कार को लेकर अभी हाल ही में हमने आपको जानकारी दिया है, ठीक है। वो चीज़ें यहाँ पर दर्शाई गई है। दरअसल 24 भारतीय भाषाओं में ये प्रकाशित श्रेष्ठ साहित्यिक कृति को प्रत्येक वर्ष दिया जाता है। स्थापना हुई थी 1954 में और पहला साहित्यिक अकादमी पुरस्कार का जो वितरण हुआ था ये 1955 में किया गया था। फिलहाल ये चीज़ें यहाँ पर क्लियर है। अच्छा, साहित्यिक पुरस्कारों की बात हो रही है तो आपको हमने बहुत सारी जानकारी दिया था। दरअसल के बिरला फाउंडेशन द्वारा जो स्थापित जो 3 साहित्यिक पुरस्कार है, बिहारी पुरस्कार, व्यास सम्मान और सरस्वती सम्मान, ये चीज़ें जो यहाँ पर आप देख रहे हैं ये आपको ध्यान रखना है। हर हाल में आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। अच्छा, यहाँ पर अब देखिए, दरअसल हम बात कर रहे थे साहित्य अकादमी पुरस्कार 2024 की, तो 2024 की विजेताओं की कंप्लीट सूची आप यहाँ पर देख रहे हैं, ठीक है। ये आपको हर हाल में याद होना चाहिए, इसमें कोई भी आपसे पूछा जा सकता है। जैसे यहाँ पर मैथिली के बारे में लिखा गया है, तो वो कैटेगरी, जिस कैटेगरी के लिए मतलब चुनाव हुआ है, जो अवार्ड का वितरण हुआ है, वो चीज़ें यहाँ पर दर्शाई गई है। इसको लेकर डिटेल में पहले हम चर्चा कर चुके हैं, हम इसे अभी स्किप करते हैं, चलते हैं अगले प्रश्न पे। देखिए, भारत हाल ही में लेजर निर्देशित हथियार प्रणाली का परीक्षण करने वाला विश्व का कौन सा देश बना है। राइट आंसर है, भारत चौथा देश बना है विश्व का। आपको बता दूं कि रशिया, चाइना और अमेरिका के बाद भारत दुनिया का चौथा देश बन गया है जिसने हाल ही में उच्च ऊर्जा वाली लेजर निर्देशित हथियार प्रणाली का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है। यही तस्वीर वायरल हो रही है इस समय, आपको ध्यान रखना है। ऐसे में भारत, रशिया, चाइना और अमेरिका के बाद दुनिया का चौथा ऐसा देश बना है जो उच्च ऊर्जा वाली लेजर निर्देशित हथियार प्रणाली का एक प्रकार से सफलतापूर्वक परीक्षण किया है। अच्छा, यह हथियार प्रणाली हवा में मौजूद लक्ष्यों को निशाना बनाकर नष्ट कर सकने में सक्षम है। हवा में ही निशाना बनाकर हवा में ही नष्ट कर सकता है, ये इसका एक प्रकार से क्षमता है। और इस हथियार प्रणाली की जो सीमा है ये 5 किलोमीटर है। अच्छा, इसका परीक्षण अभी हाल ही में डीआरडीओ द्वारा आंध्र प्रदेश के कुरनूल में किया गया है। तो फिलहाल यहाँ पर इस प्रश्न से मेरे ख्याल से इतनी जानकारी इंपॉर्टेंट है। चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला छठा प्रश्न है कि अमेरिकी गायिका कैटी पेरी सहित कुल 6 महिलाओं ने हाल ही में किस रॉकेट से अंतरिक्ष के सफर कर सकुशल पृथ्वी पर वापस लौटी है। देखिए, ये रॉकेट जो है ये न्यू शेफर्ड है, यानी कि जो ब्लू ओरिजिन जो कंपनी है, अंतरिक्ष कंपनी, उसकी एक रॉकेट है न्यू शेफर्ड। इसके माध्यम से ये सफर को अंजाम दिया गया था। अतः विकल्प नंबर सी इस प्रश्न का राइट आंसर है। देखिए, वो चीज़ें लिखी गई कि अमेरिका की मशहूर गायिका कैटी पेरी सहित 6 महिलाओं की टीम ने जेफ बेजोस की अंतरिक्ष कंपनी ब्लू ओरिजिन के, यहाँ पर ने नहीं बल्कि किया होगा, ब्लू ओरिजिन के न्यू शेफर्ड रॉकेट के जरिए अंतरिक्ष में पृथ्वी के वायुमंडल के ऊपरी सीमा तक उड़ान भर के इतिहास रच दिया है। तो ये कंपनी है जेफ बेजोस की स्वामित्व वाले, जो अमेजन है, जो अमेजन के मालिक हैं जेफ बेजोस,
तो इन्हीं की कंपनी है अंतरिक्ष कंपनी ब्लू ओरिजिन। ये आप ध्यान रखें, इसी का रॉकेट है न्यू शेफर्ड। इसी के जरिए अभी हाल ही में ये उड़ान भरा गया था। ये एक प्रकार का दौरा था, यात्रा था, एक प्रकार से बोल सकते हैं टूर था, जो कि अंतरिक्ष का सफर था, जो अभी हाल ही में संचालित किया गया। और इस यात्रा में, इस सफर में जो कहा जा रहा है कि तकरीबन 11 मिनट का ही समय लगा था। और इस दौरान यात्रियों को पृथ्वी की सतह से 100 किलोमीटर से भी ऊपर कार्बन रेखा या फिर कार्बन लाइन के पार ले जाया गया था और तकरीबन 11 मिनट के भीतर उन्हें पृथ्वी पर वापस लाया गया। अच्छा, आपके मन में ये सवाल उठ रहा होगा, दरअसल ये चीज़ें अभी खबरों में है, तो कार्बन रेखा क्या है ये भी आपसे पूछा जा सकता है। हाल ही में खबरों में रही कार्बन रेखा क्या है। कार्बन रेखा की बात करें तो पृथ्वी के वायुमंडल और अंतरिक्ष के बीच की सीमा को निर्धारित करने वाली एक प्रकार की एक काल्पनिक रेखा है। एक बार ध्यान दीजिएगा, पृथ्वी के वायुमंडल और अंतरिक्ष के बीच की सीमा को निर्धारित करने वाली एक काल्पनिक रेखा है, इमेजिनरी लाइन है। ये कहलाता है कार्बन रेखा। आई होप क्लियर है। अच्छा, इस मिशन में कैटी पेरी जो अमेरिका के, हालांकि जो 6 महिला इसमें शामिल थी वो सभी अमेरिका की ही है। आप यहाँ पर कंप्लीट सूची देख सकते हैं। अच्छा, इसमें नासा की पूर्व रॉकेट वैज्ञानिक आयशा बावे भी थे, जो कि ये भी अमेरिका की हैं। इन सभी को यहाँ पर देख सकते हैं आप। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, एक जानकारी और मैं आपको देने वाला हूँ। देखिए, जेफ बेजोस की स्वामित्व वाली कंपनी ब्लू ओरिजिन जो है, ये 8 सितंबर 2000 को स्थापित किया गया एक अमेरिकी अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी कंपनी है। ठीक है, ये आई होप क्लियर है, आप लोग जानते भी हैं। ब्लू ओरिजिन एक अंतरिक्ष कंपनी है, शुरुआत हुई थी 8 सितंबर 2000 को, जिसका मुख्यालय केंट वॉशिंगटन अमेरिका में है। अब यहाँ पर हम चलेंगे अगले प्रश्न पे, लेकिन उससे पहले यहाँ पर बात हो रही है पृथ्वी के वायुमंडल की। और मैं आपको बता दूं कि यहाँ से ऑलरेडी आपके बीपीएससी एग्जाम में रिसेंटली प्रश्न पूछा गया है, जो खास करके पृथ्वी के वायुमंडल को विभिन्न परतों में जो बांटा गया है, कुल मिला के समान रूप से देखा जाए तो 5 परतों में इसे बांटा गया है। और हूबहू ये खास करके जो ऑर्डर है यही आपसे एग्जाम में पूछा गया था। आप यहाँ पर देख सकते हैं, जैसे कि क्षोभ मंडल, समताप मंडल, फिर मध्य मंडल और फिर आयन मंडल और सबसे बाहरी मंडल बाह्य मंडल। तो ये चीज़ें आपको क्रम की दृष्टिकोण से ध्यान रखना पड़ेगा। ये ऑलरेडी पूछा हुआ है, मैं दोहरा दूं, ऑलरेडी आपके बीपीएससी एग्जाम में ये पूछा हुआ प्रश्न है। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पे। 7वां प्रश्न है कि 9 से 13 अप्रैल 2025 तक मैकाओ चीन में आयोजित मैकाओ इंटरनेशनल कॉमेडी फेस्टिवल 2025 में किस भारतीय अभिनेता को मास्टर ह्यूमर अवार्ड से सम्मानित किया गया है। देखिए, राइट आंसर है विकल्प नंबर डी, यानी कि आमिर खान को अभी हाल ही में सम्मानित किया गया है। देखिए, 9 से 13 अप्रैल 2025 तक मैकाओ चाइना में मैकाओ इंटरनेशनल कॉमेडी फेस्टिवल 2025 का आयोजन किया गया और यहाँ पर बॉलीवुड अभिनेता आमिर खान को मास्टर ह्यूमर अवार्ड से सम्मानित किया गया है। यही फिल्म फेस्टिवल की ये एक तस्वीर है जहाँ पर इन्हें आमिर खान को सम्मानित किया गया है। आमिर खान की बात करें तो ये एक फिल्म अभिनेता, निर्माता, निर्देशक और लेखक, साथ ही साथ कई फिल्मों में या फिर कई सॉन्ग भी ये गाए हैं, तो एक प्रकार से यह गायक भी हैं। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। उनका जन्म 14 मार्च 1965 को मुंबई महाराष्ट्र में हुआ था। अच्छा, इनसे संबंधित एग्जाम पर्पज से कुछ पॉइंट यहाँ पर इंपॉर्टेंट है। दरअसल फिल्मों में शानदार अभिनय के लिए भारत सरकार ने उन्हें 2003 में पद्मश्री और 2010 में पद्म भूषण से सम्मानित किया था। देखिए, पद्म भूषण जो है ये भारत का तीसरा सर्वोच्च सम्मान है, जबकि पद्मश्री भारत का जो है ये चौथा सर्वोच्च सम्मान है। आई होप ये आप लोग जानते होंगे। अच्छा, आमिर खान की पहली जो फिल्म थी, ये फिल्म का नाम था यादों की बारात, जो कि 1973 में रिलीज हुए थे। ये ध्यान रखिएगा। एक बाल कलाकार के रूप में इस फिल्म में थे। उनकी प्रमुख लोकप्रिय फिल्मों में अगर हम देखें तो कयामत से कयामत तक, लगान, दिल, राजा हिंदुस्तानी, सरफरोश, 3 इडियट्स, दंगल, लाल सिंह चड्ढा, ये बहुत खास करके फेमस हुई है। अच्छा, लाल सिंह चड्ढा जो मूवी आई थी, अगर आपने नहीं देखा है तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा आप जरूर देखने का प्रयास कीजिएगा। बहुत अच्छी मूवी है, बहुत मोटिवेशन यहाँ पर आपको मिलेगा। ठीक है, जरूर देखिएगा, अगर समय मिले, समय निकाल के जरूर देखिएगा। चलिए आते हैं अगले 8वें प्रश्न पे। किस देश ने हाल ही में जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए ग्रीन अर्थ इनिशिएटिव की शुरुआत की है, जिसका उद्देश्य सतत विकास को बढ़ावा देना है। इसकी शुरुआत अभी हाल ही में कनाडा के द्वारा किया गया है। देखिए, कनाडा ने जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए हाल ही में ग्रीन अर्थ इनिशिएटिव की शुरुआत की है, या फिर इस इनिशिएटिव को शुरू किया है। दरअसल इस पहल का उद्देश्य सतत विकास को बढ़ावा देना, साथ ही साथ ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन को कम करना और पर्यावरणीय स्थिरता को बढ़ावा देने पर केंद्रित है। हालांकि इसके अतिरिक्त साथ ही यह पहल वनों की कटाई को कम करने, अस्थायी वानिकी प्रथाओं को बढ़ावा देने, साथ ही साथ जैव विविधता को संरक्षित करने के लिए
काम करती है। दरअसल इसी पहल को मतलब इसी सारी चीज़ों को ध्यान रखते हुए इसकी शुरुआत अभी हाल ही में की गई है कनाडा सरकार के द्वारा। अच्छा, इस दिशा में एक पॉइंट आपको ये भी ध्यान रखना है, दरअसल ये सारी चीज़ें नेट जीरो में भी मतलब खास करके जो लक्ष्य है कनाडा सरकार का उसमें भी अब इसको मतलब बहुत योगदान देगा। दरअसल ये पॉइंट यह है कि कनाडा ने वर्ष 2025 तक का नेट जीरो उत्सर्जन का लक्ष्य निर्धारित किया है। तो ये लक्ष्य को हासिल करने में ये सारा पहल जो है ग्रीन अर्थ इनिशिएटिव पहल ये काफ़ी मदद करेगा। अच्छा, एक बात और, अगर हम यहाँ पर बात करें इस वाले पॉइंट की, तो ये ऑलरेडी आपके एग्जाम में पूछा हुआ प्रश्न है कि भारत सरकार का नेट जीरो का लक्ष्य क्या है। ध्यान दीजिएगा, बिहार व भारत सरकार का नेट जीरो का लक्ष्य 2070 है। पहले बिहार सरकार का नेट जीरो का लक्ष्य 2040 था, लेकिन यही एग्जाम में एक्चुअली पूछा गया था, लेकिन अब ये भारत सरकार के अनुरूप कर दिया गया है। तो नेट जीरो का अब जो लक्ष्य है भारत सरकार के अनुरूप है, 2070 तक का है। ये चीज़ें आई होप क्लियर है। नवा प्रश्न है कि हाल ही में 14 अप्रैल 2025 को राष्ट्रीय डॉल्फिन दिवस मनाया गया है। बताएं कि भारत सरकार ने किस वर्ष डॉल्फिन को राष्ट्रीय जलीय जीव घोषित किया था। देखिए, इसका राइट आंसर है विकल्प नंबर ए, यानी कि वर्ष 2009 में ये घोषित हुआ था। अब यहाँ पर आपको बता दूं कि डॉल्फिन दिवस, जिसे कि राष्ट्रीय डॉल्फिन दिवस या फिर विश्व डॉल्फिन दिवस के रूप में भी जाना जाता है, ये डॉल्फिन के संरक्षण और उनके प्राकृतिक आवास की सुरक्षा के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए प्रत्येक वर्ष 14 अप्रैल को मनाया जाता है। देखिए, यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, कन्फ्यूजन आपको हो सकता है। राष्ट्रीय डॉल्फिन दिवस या फिर डॉल्फिन दिवस या फिर विश्व डॉल्फिन दिवस, अगर सिंपली ये तीन में से कोई रहे तो ऐसी स्थिति में 14 अप्रैल इसका राइट आंसर होगा। हालांकि यहाँ पर जो एक्चुअली मैं कन्फ्यूजन की बात कर रहा हूँ वो आपको हो सकता है, वो कैसे होगा यहाँ पर आप देख सकते हैं। हालांकि कुछ संगठन और देशों में 5 अक्टूबर 23 जुलाई को भी ये डॉल्फिन दिवस मनाया जाता है। इसमें आपको ध्यान रखना, एक तो अभी मैं आपको बतला चुका हूँ 14 अप्रैल को राष्ट्रीय डॉल्फिन दिवस या फिर सिंपली डॉल्फिन दिवस या फिर विश्व डॉल्फिन दिवस ये मनाया जाता है। 5 अक्टूबर की बात करें तो 5 अक्टूबर को भारत में मनाया जाता है और ये मनाया जाता है गंगा नदी डॉल्फिन दिवस के रूप में, जबकि 23 जुलाई की बात करें तो विश्व व्हेल या फिर डॉल्फिन दिवस के रूप में ये मनाया जाता है। 24 अक्टूबर की जो एक्चुअली हम बात करें तो अंतर्राष्ट्रीय मीठे पानी के डॉल्फिन दिवस के रूप में ये सेलिब्रेट किया जाता है। तो ये कई सारी तिथियां हैं जो खास करके यहाँ पर आपको ध्यान रखना। जिस प्रकार से हमने आपको बताया था कि भारत में 5 से 6 तिथि है जो कि शहीद दिवस के रूप में मनाया जाता है, उसी प्रकार से यहाँ पर भी ये टर्म्स एंड कंडीशन ध्यान आपको रखना है। कम से कम ये वाला जरूर ध्यान रखिएगा, गंगा नदी डॉल्फिन दिवस मनाया जाता है 5 अक्टूबर को। चलिए आते हैं अगले पॉइंट पर। दरअसल यहाँ पर हो रही थी कि किस वर्ष जलीय जीव घोषित किया था। देखिए, गंगा डॉल्फिन को भारत सरकार ने वर्ष 2009 में राष्ट्रीय जलीय जीव घोषित किया था और इसका जो खास करके अनुरोध था ये घोषित करने को लेकर के ये बिहार सरकार का था, या फिर यूं कहें नीतीश कुमार के खास करके आग्रह पर जलीय जीव के रूप में घोषित किया गया है खास करके डॉल्फिन को। अच्छा, डॉल्फिन को लेकर आपको ध्यान रखना है कि इसका जो संरक्षण है ये बिहार सरकार 1990 से ही कर रही है। लेकिन इस दिशा में एक जानकारी आपको ये दे दूं कि एशिया का पहला, ये बिहार नहीं, भारत नहीं, बल्कि एशिया का पहला है, यानी कि जो डॉल्फिन अनुसंधान केंद्र की बात हम कर रहे हैं ये पटना विश्वविद्यालय परिसर में गंगा नदी के तट पर हाल ही में स्थापित किया गया है, जिसका उद्घाटन पिछले ही साल 4 मार्च 2024 को नीतीश कुमार के द्वारा किया गया था। ये चीज़ें आई होप आपको मालूम होगा, पहले भी कई दफ़ा हम डिस्कस कर चुके हैं। आते हैं 10वें प्रश्न पे कि हाल ही में किस पूर्व भारतीय क्रिकेटर को पुनः आईसीसी की पुरुष क्रिकेट समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। देखिए, इसका जो राइट आंसर है यह है विकल्प नंबर यहाँ पर डी, यानी कि सौरव गांगुली को यहाँ पर आप लोग ऐड कर लीजिएगा, मिस हुआ है, डी इसका राइट आंसर है। देखिए, 13 अप्रैल 2025 को पूर्व भारतीय कप्तान सौरव गांगुली को आईसीसी की पुरुष क्रिकेट समिति का पुनः अध्यक्ष नियुक्त किया गया। ये 6 सदस्य एक प्रकार का पैनल है या फिर एक प्रकार का खास करके कमेटी है। इसमें आपको ध्यान रखना, सौरव गांगुली के अतिरिक्त दक्षिण अफ्रीका के टेम्बा बाबुमा और भारत के वीवीएस लक्ष्मण, हालांकि इनकी भी नियुक्ति पुनः हुई है, इससे पहले भी इसमें ये शामिल हो चुके थे। उसके अतिरिक्त अफगानिस्तान के हामिद हसन और फिर बारबाडोस के हेस्मंड हैंस और साथ ही साथ दक्षिण अफ्रीका के जोनाथन ट्राउट इसमें मतलब शामिल है इस पैनल में।
ये अब ध्यान रखिए। इस पैनल की बात करें या फिर इस समिति की बात करें तो यह बोर्ड को, यानी कि आईसीसी जो इस समय क्रिकेट की सर्वोच्च संस्था है, तो आईसीसी बोर्ड को क्रिकेट से जुड़े मुद्दों जैसे कि परिस्थितियों, नियमों में बदलाव और खेल के दीर्घकालिक विकास पर सलाह देती है। खास करके इनसे संबंधित जो भी मुद्दे होते हैं, जो भी चीज़ें निकल कर आती हैं, उस पर ये एक प्रकार से सलाह देती है बोर्ड को, यानी कि आईसीसी को। अच्छा, साथ ही आधुनिक तकनीक के इस्तेमाल की भी निगरानी करता है। आधुनिक तकनीक जैसे कि बात करें जो खास करके क्रिकेट में अल्ट्रा एज वाला जो ये होता है, डीआरएस जो लेता है, उसकी बात करें, या फिर बहुत सारे जो टेक्नोलॉजी उसमें काम करता है, जो तकनीक आधारित जो खास करके सेवाएं होती हैं, उन सभी पर ये ध्यान केंद्रित करता है। उसमें कमी पर या फिर जो उसमें सुधार की जरूरत होती है उस पर सुझाव देती है आईसीसी को, ये मतलब पैनल। तो ये चीज़ें यहाँ पर ध्यान आपको रखना है। आई होप ये चीज़ें यहाँ पर क्लियर है। अब ध्यान दीजिएगा, एक्चुअली बात यहाँ पर हम कर रहे हैं सौरव गांगुली की। तो आपको बता दूं कि इससे पहले पहली बार सौरव गांगुली 2021 में आईसीसी पुरुष क्रिकेट समिति के भी मतलब अध्यक्ष नियुक्त किए थे। ये इनका दूसरा कार्यकाल है जब ये मतलब इस पैनल के अध्यक्ष चुने गए हैं। अच्छा, आईसीसी की बात हुई है तो यहाँ पर आपको बता दूं एक पॉइंट अभी हाल ही में खबरों में, दरअसल आईसीसी ने अफगानिस्तान में महिला क्रिकेटरों की मदद के लिए भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड यानी कि बीसीसीआई, साथ ही साथ क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया और साथ साथ इंग्लैंड और वेल्स क्रिकेट बोर्ड के साथ अभी हाल ही में एक समझौता किया है। और ये समझौता क्यों हुआ है, तो अफगानिस्तान में महिला क्रिकेटरों की जो स्थिति है उसको बेहतर बनाने को लेकर के, ये खास करके क्रिकेट को एकदम और अधिक ऊंचाई पर ले जाने की दिशा में ये एक समझौता अभी हुआ है। ठीक है, अब यहाँ पर हम चलते हैं अगले प्रश्न पे। देखिए, अगला प्रश्न है कि टी20 क्रिकेट में हाल ही में 100 अर्धशतक लगाने वाले पहले भारतीय क्रिकेटर निम्नलिखित में से कौन बने हैं। टी20 क्रिकेट के सभी मतलब खास करके फॉर्मेट नहीं, एक्चुअली में सभी मतलब खास करके जितने भी क्रिकेट होती है टी20, जैसे कि इसमें इंटरनेशनल टी20 भी शामिल है, साथ साथ यहाँ पर आईपीएल की भी मतलब बात करें तो वो भी शामिल है। तो ओवरऑल टी20 क्रिकेट फॉर्मेट में आपको ध्यान रखना है कि 100 अर्धशतक लगाने वाले पहले भारतीय क्रिकेटर अभी हाल ही में विराट कोहली बने हैं। अतः विकल्प नंबर बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। एक और प्रश्न है, हाल ही में 8 अप्रैल 2025 को राज्यपाल की स्वीकृति के बाद निम्न में कौन सा राज्य अनुसूचित जाति यानी कि एससी का वर्गीकरण को लागू करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है। तो ये राज्य है तेलंगाना। अतः विकल्प नंबर ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए, आज का ये सेशन यहाँ पर समाप्त होता है। हम चलते हैं आज के इस वीडियो के प्रश्न की ओर। ये प्रश्न है कि बिहार की मेजबानी में पहली बार 4 से 15 मई 2025 तक खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 का आयोजन किया जाएगा। बताएं कि इसका शुभंकर क्या है। तमाम जानकारी आपको हमने दिया है, कमेंट बॉक्स में जाइए, हमें बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। अच्छा, टेस्ट सीरीज ज्वाइन करने के जो लोग भी इच्छुक हैं, आप इस कोर्स के माध्यम से आप ज्वाइन कर सकते हैं। अभी ये एक ऑफर है आपके बीच, इस ऑफर अवधि में आप इसे ज्वाइन करके आप सही तरीके से घर बैठे अपनी तैयारी का आकलन कर सकते हैं। चलिए, हम मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।